अभी वीडियो में कुछ हुआ नहीं है शुभम, आगे देखते हैं। खैर, एक हमने चीज समझी थी, याद करें आप लोग। हमने समझा था जब एक सप्लाई जोन या एक डिमांड जोन टूटता है तो कभी कभार एक फेक या फिर एक जेन्युइन जो नहीं होता वो ब्रेकआउट भी हमें मिलता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, कभी कभी ब्रेकआउट हो जाता है बट वो जेन्युइन नहीं होता है। जहां पर हम लोग वॉल्यूम्स का यूज करते थे, जब हम एक्सप्लोर करते थे तो हम देखते थे कि एटलीस्ट 400 to 500% वॉल्यूम होगा तभी वो जेन्युइन है। तो उस एक पार्ट को ना एक नाम दिया गया है, किसी ने नाम दिया है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं भी ये यूज कर रहा हूँ। इस नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये वो जगह है जिसको उसने बोला है ट्रेडर्स रिमोर्स। इट इज अ पॉइंट वेयर पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद न्यू लेवल्स और चेंज। हम जैसे देखते हैं आज से अगर कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं बाजार में, आज से 3 साल पहले अशोक लेलैंड 30-40 रुपीज का था। अब इवन 15 रुपीज तक वो शेयर गिरा था। अब जब वो 30-40 का शेयर है, धीरे धीरे जब काफी समय एक 30 से 40 के बीच में घूमा है, सडनली कुछ टाइम बाद वो 50-55 में जाकर ट्रेड करता है। तो एक जर्नल सा हम लोगों के मन में बात होती है कि भाई इस चीज को मैंने बहुत सस्ते में देखा है, अब तो ये बहुत महंगा हो गया है। इस वजह से कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते उन नए लेवल्स को देखने पर देखते 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 वो नया लेवल ही हमारे लिए अब एक लेवल बन जाता है जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, पर उसमें कुछ समय लगता है। राइट। एसबीआई एसबीआई पीएनबी वगैरह सब जब गिरना स्टार्ट हुए थे, जाके 150 पर एसबीआई था आज से 2 साल पहले। तो 150 से 175 के बीच में ट्रेड करते रहे लोग, बट जैसे ही उसे 200-250 देखा तो सब अनकंफर्टेबल हुए, बट जाते जाते वो 300 रुपए भी पहुंच गया। तो एक पॉइंट है ट्रेडर्स रिमोर्स, वो लेवल है जहां पर कंफर्टेबल नहीं है पार्टिसिपेंट्स उस लेवल के साथ। ज्यादातर ब्रेकआउट्स में देखा जाता है। देखते हैं क्या है। अब देखिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जो हमने सप्लाई जोन समझा था, याद है? ये सप्लाई जोन हम इस तरह बनाते थे जहां से मार्केट घूमा था, और जितनी बार मार्केट उस लेवल को जाके ओबे करता था उतना ज्यादा एक अच्छा सप्लाई जोन होता था या फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस होता था। तो क्या देखा गया है यहाँ पर, इस पॉइंट पर ब्रेकआउट मिला है हमें। अब इस ब्रेकआउट के बाद यहां तक तो ठीक है, बट इस ब्रेकआउट के बाद जो ये 3 4 5 6 कैंडल्स हैं जो वापस नीचे जा रही हैं, वापस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही हैं घूमकर, इसको नाम दिया गया है ट्रेडर्स रिमोर्स। कि ये वो समय है जब इंसान कंफ्यूज हैं, पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हैं कि ये जो है लेवल्स ठीक भी हैं या नहीं है, क्या ये सस्टेनेबल है। और इस पर्टिकुलर चार्ट में हमने देखा कि ब्रेकआउट हुआ है, कुछ लोगों ने बाय किया होगा और प्राइस नीचे चला गया है वापस, और ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको नाम दिया गया है एक बुल ट्रैप। ये देखिए जो लिखा है बुल ट्रैप, मतलब जो बायर्स फंसे हैं वो ट्रैप हुए हैं किसी सेटअप को देख के, उसे बुल ट्रैप कहा जाता है। ऊपर की तरफ सप्लाई जोन टूटा, बाइंग में चले गए ब्रेकआउट के लिए, वापस प्राइस घूम गया, ट्रैप हो गए, बुल ट्रैप। उसी तरह नीचे डिमांड जोन टूटा, सेल कर दिया है, वापस ऊपर आ गए हैं, बेयर ट्रैप। खैर, इस समय बात कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर जगह की जो है ट्रेडर्स रिमोर्स। व्हाट टू डू ड्यूरिंग ट्रेडर्स रिमोर्स। अब ये वो जो समय है कंफ्यूजन का, उस समय क्या कर सकते हैं हम लोग। हमने पहले ही समझा था, हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम्स स्टडी कर सकते हैं। राइट, वॉल्यूम स्टडी करेंगे तो हमें अंदाजा मिलेगा, अंदाजा होगा कि अब क्या होने वाला है आगे, क्या ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था या नहीं, किस तरह से हमें उस समय रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ प्राइसेस ब्रेक थ्रू द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल विद लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ट्रेडर्स रिमोर्स पीरियड इज ऑन लो वॉल्यूम, या फिर इफ द ब्रेकआउट इज ऑन मॉडरेट वॉल्यूम एंड रिमोर्सफुल पीरियड इज ऑन इंक्रीज्ड वॉल्यूम। इस तरह के दो एग्जांपल दिए हैं। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई देखो, जब ब्रेकआउट होता है उस समय पर जो वॉल्यूम्स हैं हैवी हैं। जब ब्रेकआउट हुआ मतलब सप्लाई जोन टूटा, ऊपर गए, हैवी वॉल्यूम्स हैं। लेकिन जिस समय ये ट्रेडर्स रिमोर्स का पीरियड है, जब कंफ्यूजन का पीरियड है, जब वापस नीचे जाने लगे हैं हम, वहां पर वॉल्यूम्स लो हैं, तो हमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि
हमें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइस जाते हुए ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है, ज्यादा एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो कंफ्यूजन का पीरियड है वो वॉल्यूम्स से सपोर्टेड नहीं है, मतलब ज्यादा लोग नहीं है कंफ्यूजन में, कुछ ही लोग हैं कंफ्यूजन में। दैट इज वाई हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत हैवी वॉल्यूम होना चाहिए ब्रेकआउट के समय, यही था रीजन कि हम लोग बात कर रहे थे हैवी वॉल्यूम की ब्रेकआउट पर। ठीक उसी तरह ये कहता है कि अगर जिस समय ब्रेकआउट हुआ है तब वॉल्यूम ज्यादा हैवी नहीं थे, लेकिन जब कंफ्यूजन हुआ है तब वॉल्यूम्स हैवी हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ब्रेकआउट है वो गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं हुए इस नए लेवल पर और सेलिंग हो रही है, क्योंकि जब कंफ्यूजन का पीरियड है उस समय वॉल्यूम ज्यादा का मतलब है कि कुछ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है उस ब्रेकआउट को मार्केट। तो यही दो एग्जांपल इसने दिए हुए हैं, जैसे इसने नीचे लिखा है कि पीछे मॉडरेट वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हो और रिमोर्सफुल पीरियड इंक्रीज वॉल्यूम पे होगा, तो मतलब बहुत कम इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन अभी बदली है उस शेयर के बारे में, वो नहीं समझते अभी कि ब्रेकआउट हुआ है और कुछ अच्छे प्राइसेस पे जाने वाले हैं। ऐसे केस में पुराने ओरिजिनल प्राइसेस पे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो ट्रेडर्स रिमोर्स जरूरी क्यों था कवर करना, क्योंकि ये ज्यादातर हर लाइन स्टडी मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइनें डालते थे सप्लाई और डिमांड में, तो एक लाइन स्टडी में आ गया। ज्यादातर लाइन स्टडीज में इस चीज से हमें डील करना पड़ेगा जो ट्रेडर्स रिमोर्स चीज है, ठीक है, इसीलिए ये चीज कवर करनी जरूरी थी। ये आगे हर चीज के लिए आपको कॉमन दिखेगी, हम पढ़ पहले ही चुके थे, उसको एक टर्म अब दे दिया हमने। अच्छा, अब पहली चीज जो अभी तक हमने नहीं करी है ये है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस पे इंट्रोडक्शन होने वाला है बाप का। पहली चीज जो है, अब ये ट्रेंड लाइंस क्या करती हैं, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड शो करती हैं, रिवर्सल कैच करने में मदद करती हैं जब वो लाइन टूटती है, कभी कभार ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी हमें दिखा पाती है। किस तरह बनती है, ऊपर जाते हुए बाजार में बॉटम्स जो जब गिरा है बाजार बीच बीच में और वापस ऊपर गया है, एक ऊपर जाते हैं मार्केट में, उन बॉटम्स को कनेक्ट करके एक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड लाइन बनेगी, और नीचे जाते हुए एक डाउन ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड लाइन बनती है सारे मेजर टॉप्स को जोड़कर। अब जैसे ये हम देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड लाइन है, अभी हम चार्ट पर भी बनाएंगे, एक डाउन ट्रेंड लाइन है। क्या हो रहा है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, और इसने कैसे बनाया है, सारे देखो टॉप्स को इसने कनेक्ट कर दिया एक के बाद एक, इस तरह से उसने एक लाइन बना दी है। डायरेक्शन कैसे शो कर रही है, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, डाउन ट्रेंड है, ठीक। और क्या होता था इसका यूज कि भाई जब रिवर्सल होगा तो मदद होगी, कैसे, देखो प्राइस नीचे आता था, ऊपर जाकर इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेता था, नीचे जाता था, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस ली, नीचे आया है। तो हमें ये एक लक्ष्मण रेखा सी दिख गई है जहां पे बेयर्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो इससे ज्यादा ऊपर प्राइस नहीं जाने देते इस एंगल से ऊपर, और जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक डाउन ट्रेंड खत्म होना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही अगर ये प्राइस मान लो इस लाइन को तोड़ के ऊपर चले जाता है, तो लोग कहते हैं भाई डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, खत्म होने वाला है, एक रिवर्सल आने वाला है। इसी तरह एक ऊपर जाते बाजार में इसने क्या किया, इसने बस सारे मेजर बॉटम्स को कनेक्ट करके एक अप ट्रेंड लाइन बना दी। ज्यादातर मेजर बॉटम्स को बनाएंगे हम लोग कनेक्ट करके एक जर्नल व्यू के लिए, पूरे ट्रेंड के लिए, पर कुछ टेक्निक्स होती हैं, वन से सेकंड बॉटम कनेक्ट करके यूज करते हैं, इस तरीके की टेक्निक्स हैं, वो समझेंगे हम। लेकिन एक बेसिक आइडिया ट्रेंड लाइन का है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा ओबे हुए हैं पॉइंट्स, यानी कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा बॉटम्स उस लाइन को टच करके वापस ऊपर दौड़े हैं, वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। और सप्लाई और डिमांड जोन की तरह बिल्कुल, जितनी बार हमारी ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई और ओबे करीब मार्केट ने, वो ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली बार प्राइस वहां जाएगा तो उठेगा, और साथ ही साथ अगर ब्रीच यानी कि टूटती है वो ट्रेंड लाइन, जैसे हमने ब्रेकआउट समझा था डिमांड और सप्लाई जोन में, उसी तरह ट्रेंड लाइन टूटती है तो भी वो इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है उसका टूटना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
अब क्या दिखा रहा है ये कह रहा है कि भाई जो ट्रेडर्स रिमोर्स हमने समझा है वो हर जगह होता है, जिस तरह डिमांड सप्लाई जोन में है उसी तरह ट्रेंड लाइन में भी है। देखो क्या हुआ, एक अप ट्रेंड था, बॉटम्स कनेक्ट करके एक लाइन बनी है। अब पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है प्राइस ने, तोड़ा है प्राइस ने, नीचे गए हैं हम, कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट होना है, क्योंकि जो जनरल थंब रूल है वो कहता है ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो सेल करो, डाउन ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो बाय करो। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ऐसा होता है कि टूटती है लाइन। अब अगेन पीपल कंफर्टेबल नहीं होते इस बात के लिए कि भाई क्या ये ट्रेंड सच में खत्म हो गया है, उन्हें लगता है नहीं, हाँ, एक कंफ्यूजन की स्टेट है। अब वो कंफ्यूजन की स्टेट अगेन क्या कहते हैं, ट्रेडर्स रिमोर्स होता है। यहाँ देखो तोड़ा है, अब वापस इन दो कैंडल्स में ऊपर गए हैं, कोशिश हो रही है, कंफ्यूजन है, ये पीरियड ट्रेडर्स रिमोर्स का नाम दिया गया है। बात सेम रहेगी, जिस तरह वॉल्यूम की स्टडी हम वहां करते हैं यही वॉल्यूम की स्टडी हमें करना है। जब ब्रीच हुआ है तो हाई वॉल्यूम चाहिए, रिमोर्सफुल पीरियड में लो वॉल्यूम चाहिए। अनिरुद्ध, अप ट्रेंड ड्रॉन यूजिंग टॉप्स, नो, अप ट्रेंड इज एक अप ट्रेंड लाइन बॉटम्स डाउन्स को कनेक्ट करके बन रही है। देखो प्राइस ऊपर जा रहा है और हम यहाँ अभी हम चार्ट में करेंगे आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक बॉटम है, फिर यहाँ एक बॉटम है। यस, अगेन यू मेंट दैट, आई अंडरस्टैंड। अच्छा रीजन क्या होता है, लो बात आपकी ठीक है, आप अगर दूसरी बात भी कहते वो भी ठीक है कि भाई ऊपर ही तो जा रहे हैं, टॉप्स कनेक्ट कर दो, क्या जा रहा है, डायरेक्शन भी मिल रही है ऊपर की, क्या जा रहा है। लेकिन हमें रिवर्सल नहीं मिलेगा तब, है ना, ऊपर की तरफ लाइन होगी तो वो टूटेगी कैसे, राइट। अब तो नीचे आ रहे हैं प्राइस तो टूटेगी, हमें दिखेगा। हालांकि लोग ऊपर भी बना के चलते हैं, उसको नाम दिया जाता है चैनल्स का, वो आगे हम समझेंगे। इंडिकेटर से पहले ट्रेंड लाइन बनाकर देख लेते हैं चार्ट में। अच्छा, जो चीजें मैं आपको बोलता हूं वो ध्यान से सुने। बिल्कुल, वेरी नाइस, very nice. Arpit is saying these trend lines can also be read as support levels. He is absolutely right. ये एक डिमांड और सप्लाई जोन ही तो है, बस क्या है, हॉरिजॉन्टल में ना होके एक ऊपर जाती हुई लाइन है, स्लोपिंग लाइन है। देखो अभी बात करते हैं क्या, एक अलग एंगल पर डिमांड और सप्लाई या रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही तो है ये। एक बेसिक सा मेरा क्या तरीका होने वाला है एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए। देखो ये सब्जेक्टिव चीज है, आपकी ट्रेंड लाइन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, पर बेसिक सी बात ये है कि भाई जो मेजर दिखे ना आपको टॉप्स डाउन ट्रेंड के समय, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह, या फिर अब मैं देख रहा हूं कि भाई ज्यादा अच्छे तो इस तरह भी बन सकते हैं कि मैं इन्हें कंसिडर कर लूं। मोर और लेस बात सेम पड़ रही है, पर अच्छी बात क्या हो रही है मेरे लिए, 1 2 3 ओवरऑल मेरे लिए एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ये बन सकती है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट ओबे कर रहा है ना। तो इसके ब्रीच पे फिर मैं क्या क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट पर क्या है ये, इस पॉइंट पर ये है ब्रीच हुआ है, ये लेवल ब्रीच हुआ है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शायद खत्म हो गया हो। ये लेवल क्या है, ये है ट्रेडर्स रिमोर्स। यहाँ पर लोग कंफ्यूज्ड हैं क्या ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है या नहीं। और जिस पॉइंट ये ट्रेडर्स रिमोर्स खत्म हुआ, देखो जिस तरह इस ट्रेंड लाइन पर बाजार रेजिस्टेंस ले रहा था उसी तरह यहाँ इसने सपोर्ट ले ली और वापस ऊपर चला गया। मैं श्योर था कि अब ये ट्रेंड खत्म हो गया होगा। एक और बात, जैसा उन्होंने कहा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, बस एक अलग एंगल पे है।
अब यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, इस पॉइंट पर हूँ मैं, ये जो मेरी लाइन है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मेरे को आगे का नहीं पता, आगे फ्यूचर मैंने देखा नहीं। मेरे हिसाब से डिमांड जोन अभी यहाँ पे बन रहा है एक, पर क्या कोई तरीका है कि मैं एक अलग एंगल पर एक सॉरी सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन बन रहा है कि क्या एक अलग एंगल पे सप्लाई जोन देख सकूं? हाँ, वो ट्रेंड लाइन है। देखो ट्रेंड लाइन ये कह रही है कि भाई इसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है फॉर नाउ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एक मेरा सप्लाई जोन है, तो जब प्राइस यहाँ आई तो आई विल लुक टू सेल कि भाई ये डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, आई विल बी बेटिंग ऑन इट, और वहां से नीचे की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, इसी के अंदर इसी के अंदर या तो मैं सेल करके चला हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं बाय करने के लिए इसे यूज करता हूं जब ये लाइन टूटती है और कंफर्मेशन मिलता है मुझे कि हम ऊपर जा रहे हैं। अब मैं क्या आपसे कह रहा था कि कुछ बातें मैं बोलता हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए। कुछ चीजें मैं हर बार बोलता हूँ बहुत अंडररेटेड होती हैं बाजार में, उनका इस्तेमाल लोग करना भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वही होती है। उनमें से एक है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस के बिना आप काम नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइंस आर दी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टडीज, क्योंकि भाई बेसिकली मार्केट्स मूव इन ट्रेंड्स। अब ट्रेंड को ही भूल जाओगे तो कैसे काम होगा? ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है, एक दो तीन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो सकती है। छोटी ट्रेंड लाइंस कितनी बन सकती हैं, अभी देखते हैं। अभी हम 1 और 2 बॉटम को कनेक्ट करके नहीं देख रहे हैं, हम नॉर्मली मोटी मोटी जो लाइंस हैं उन्हें कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे बिना ट्रेंड लाइन बनाए दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, एक पेस पकड़ी है, उसी हिसाब से बाजार गिर रहा है। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये चीज, मतलब अमेजिंग, क्योंकि बार बार प्राइसेस एग्जैक्ट वहीं जाकर नीचे आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है अभी ट्रेंड लाइन, एक डाउन ट्रेंड लाइन, कि जब तक ये नहीं टूटेगी मैं मान ही नहीं सकता कि बाजार रिवर्स करेगा। अब चाहे इस बीच में यहाँ पर डबल बॉटम बन गया है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई वांट दिस ट्रेंड लाइन टू गेट ब्रीच्ड बिफोर द ट्रेंड रिवर्सेस। तो ये एक बेसिक तरीका है जहां पर आप मेजर टॉप्स और बॉटम कनेक्ट करके चल रहे हो। ये आपको क्या दिखा रहा है? एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, जो ब्रीच होगी तब भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करेगी, जो ब्रीच नहीं होगी तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब एक तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जिनका काम चल रहा है कि रोज ही चलता है, उन्हें जानना है कि हर दिन हो क्या रहा है, वो क्या करते हैं, एक बेसिक सा रूल अपनाते हैं कि एक चार्ट हम पर्टिकुलर बनाएंगे सिर्फ ट्रेंड लाइंस का। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फर्स्ट बॉटम, अगर हम एक अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बॉटम से सेकंड बॉटम कनेक्ट करेंगे, दैट्स इट। हर बार हम यही करते रहेंगे, उससे हमें अंदाजा लगेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं देखता हूं बॉटम नंबर 1 यहां पर, ठीक है, फिर मैं देखता हूं एक बॉटम नंबर 2 यहां पर, एक सिग्निफिकेंट। अब आप यू कैन आर्ग्यू कि भाई ये भी है, तो चलो बना दो, अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए फायदा नहीं होगा हमें, थोड़ा हम स्पेस लेके चलते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट मुझे 2 बॉटम्स दिख रहे हैं, एक ही जितना इन्होंने पीछे रैलीज दी हैं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा एक अच्छी जगह है ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, ये लिया बॉटम, एक ये लिया बॉटम, खींच दी लाइन, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, बाजार आगे बढ़ता है। अब क्या हुआ, पहले दिन इन्होंने देखा ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है। अब क्या हुआ था इस समय, ये डीमोनेटाइजेशन का समय था, यहाँ पर ये था डीमोनेटाइजेशन और ट्रम्प। फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम बना के, जो अभी हमने पैटर्न्स कवर नहीं किए हैं, बाजार ऊपर चलना शुरू हुआ था। बजट से पहले का टाइम है ये। अब लोगों को अंदाजा नहीं था कि बाजार इतनी बुरी तरह से ऊपर जाने वाला है। इतना ये था कि भाई ऑब्वियसली ऊपर जाना चाहिए ड्यू टू सम रीजंस, जैसा आई वुड नॉट लाइक टू गो इन दोज रीजंस, मतलब रिगार्डिंग दी हमारी
जो करंटली वो है पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है, अंदाजा था लोगों को कि ये इवेंट क्या करेगा, पर इतना ज्यादा नहीं था कि इस तरह से रिएक्ट होने वाला है। तो खैर क्या हुआ, शुरुआत में हम देख सकते हैं जो पहली ट्रेंड लाइन हमारी बनी है, इनफैक्ट 1 2 3 बनी है। रुको, शुरू से ही करते हैं काम, अब शुरू कर दिया है तो फर्स्ट बॉटम से सेकंड बॉटम करना था हमें। पहली ट्रेंड लाइन बनी है हमारी, है फर्स्ट से सेकंड किया है बस, ठीक है। तो यहां पर अगली चीज जो हमने देखी, इस पॉइंट पर बाजार वापस ऊपर गया है इस लाइन से। क्या मतलब था इस चीज का? इसका मतलब ये था कि इस डेट को 27/12/2016 से जो ट्रेंड शुरू हुआ है और बड़ा जोरदार शुरू हुआ है, लोग रोज सोचते थे ये इतनी पावर से चलने वाला है या नहीं चलने वाला। तो इस डेट को 16/2 को जब वापस बाजार ऊपर गया है इस ट्रेंड लाइन पे जो इस एंगल पे बनी है, तो लोगों ने कहा होगा कि भाई अभी भी बाजार में उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी तब थी जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था। क्यों? मेरी जो पिछली ट्रेंड लाइन बनी थी वो ओबे हो रही है, स्ट्रेंथ में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अब 1 से 2 कनेक्ट कर रहे हैं बॉटम्स। अब अगर थर्ड बॉटम बाय चांस इसी के अकॉर्डिंग चल गया तो जरूरत नहीं है अब सेकंड से थर्ड ज्वाइन करने की, क्योंकि सेकंड और थर्ड से भी लाइन सेम बनने वाली है। अब क्या हुआ, पहली बार ये ट्रेंड लाइन मेरी ब्रीच हो गई। मैंने सेल नहीं किया, ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये स्ट्रेंथ पता कर रहा हूं मैं बाजार की बस। क्या हुआ है, ये लाइन ब्रीच हुई है, ऊपर गए हैं ट्रेडर्स रिमोर्स, यानी कि लोगों ने कहा नहीं अभी भी ये स्ट्रेंथ उतनी पकड़ के चल सकता है बाजार, गैप अप में लेके चले गए कि नहीं अभी तो पूरी स्ट्रेंथ है बाजार में वैसी ही उसी डिग्री की, पर नहीं, हम लोग ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे आ गए हैं। नीचे आ गए हैं, एक बॉटम ये बनता दिख रहा है मुझे, और एक बॉटम ये है अब मेरा जो लेटेस्ट है। तो मेरी 1 और 2 वाली जो टेक्निक मैं फॉलो करना चाह रहा हूं उसकी लाइन मैंने खड़ी कर दी है लाके। अब क्या हुआ, क्योंकि बाजार यहां से उठा है, अब लोगों ने कहा ठीक है अब ट्रेंड में तो हम हैं, जो इस तरह से काम करते थे ट्रेंड लाइन पे, उन्होंने कहा हम अब ट्रेंड में तो हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या हुआ, बाजार ने इस ट्रेंड को भी ओबे नहीं किया और बाजार और नीचे चला गया। तो उन्होंने क्या किया, अब फिर 1 2 बॉटम कनेक्ट कर दिए। ये एक व्यू बना रहे हैं वो बाजार का इस तरह। अब क्या हुआ, अब जब इस बार जो इंसान ऐसे कर रहा था उसे फोन आया कि भाई क्या चल रहा है बाजार में, उसने कहा कि देखो भाई बाजार में तेजी तो है, ऊपर की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत थी ना उतना तेज नहीं है, वहां से तो ढीला हुआ है बाजार। जो इंसान रोज सिर्फ टीवी पे देखता था उसके हिसाब से तो भाई बाजार 80 7903 से शुरू हुआ था और करंटली बाजार 9200 तक पहुंच गया था। तो उसके हिसाब से तो कुछ अंतर ही, कुछ डिफरेंस था ही नहीं, बाजार तो बस ऊपर जा रहा था। पर वो आदमी जो हर बॉटम से बॉटम एक ट्रेंड नाप रहा था, एक डिग्री नाप रहा था, अगर आप इसकी डिग्री देखें तो इसकी पूरी एक अराउंड ये होगा आपका 37 38 डिग्री के आसपास, मतलब एक एंगल बन रहा था जिसके अकॉर्डिंग उसने अपनी कैलकुलेशंस रखी थी। अब उसने कहा बॉस बाजार में ऊपर की तरफ जाना तो अभी भी है, चल रहे हैं, लेकिन बॉस वो तेजी नहीं रही, अब वो एक्सपेक्ट मत करो जो पहले था। वो क्या चाहता था कि अब जो मेरा एक पिछला एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, या तो बाजार वापस उसके ऊपर जाए, या तो बाजार मुझे कहे ठीक है मैं तेरे सेकंड लेवल वाला जो ट्रेंड था उस पे चलने को तैयार हूं, तब जाके उसे शांति मिलेगी कि हाँ बाजार ने वापस उतनी तेजी पकड़ी है। तो टाइम एंड टाइम अगेन क्या हुआ, ऊपर गए हैं, इस ट्रेंड को बाजार ने कोशिश करी है कि मैं वापस वो तेजी पकड़ूं जो इस डेट से बनी है भी है 16/2 से, लेकिन बाजार हमेशा उसे नीचे फेंक देता है कि नहीं भाई ऊपर चलूंगा, बट भाई तेजी उतनी अब मेरे बस की तो है नहीं, मैं थक रहा हूं। बार बार देखो ऊपर गए, वापस यहाँ गैप डाउन में नीचे मार के चले गए। तो इस बंदे ने ठीक है आगे भी वही काम करना शुरू किया होगा,
इस बंदे ने क्या किया होगा, इस बॉटम से इस बॉटम को या इस बॉटम को कनेक्ट किया होगा। तो अब इस डेट को जब 24/5 से अगले दिन 25/5 को उसको फोन आया, उसने किसी ने पूछा भाई बाजार, उसने बोला देखो सर तेजी तो है, ऊपर तो जा रहे हैं, बीच में सर कमजोर हुआ था बाजार, लेकिन भगवान का शुक्र है उस कमजोरी से तो बाहर आ गया है, स्ट्रेंथ सर पिकअप हो रही है, हाँ लेकिन पहले जितनी नहीं है, पर हाँ अच्छी बात यह है उतनी कमजोरी भी नहीं है जो बीच में आ गई थी, जिसका हमें डर था, जो इस पॉइंट पर कमजोरी देखी गई। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब क्या चल रहा है, इसके इस ट्रेंड लाइन पर बाजार है और ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे बाजार चढ़ने से मना कर रहा है और नीचे इसकी एक ये ट्रेंड लाइन खड़ी हुई है। बाजार करंटली इसकी इस बीच वाली ट्रेंड लाइन पर है, अगर बाजार इसे तोड़ता है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पहली चीज तो वो एक्सपेक्ट करेगा मेरी अगली ट्रेंड लाइन ही बची है, अब तो इनके पास और कोई ट्रेंड लाइन नहीं है सपोर्ट या रेजिस्टेंस देने के लिए, या फिर एक नया लेवल खड़ा हो जाएगा आके, यानी कि बाजार यहां से यहां तक आए और ऊपर चले जाए तो एक नया लेवल खड़ा हो गया, उसकी वन से दो, वो तो वन से सेकंड बॉटम कनेक्ट कर रहा है तो वो एक और लेवल बना देगा लाके, ये उसका तरीका है करने का। अच्छा क्या है, एक और बात, अगर हम ये देखें ये पॉइंट, ये पॉइंट अगेन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है, पुरानी हमने प्राइस एक्शन में बात समझी थी कि ये जो लो है अगर फिर टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, तो ज्यादा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब वो डाउन ट्रेंड पर बेट करता है कि अब ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड आएगा, ब्रीच तो देखो ये लाइन भी हो रही होगी, ब्रीच तो ये भी है, उसको ज्यादा अच्छा तब है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, जब उसकी ये ट्रेंड लाइन जिस तरह बड़ी अभी ऊपर की तरफ जा रही है, जितनी ज्यादा ऐसी होगी या ऐसी होगी, रीजन क्या है, मान लेते हैं यहां पर बाजार आया और यहां से बाजार ऊपर लेके चला गया, ठीक है, अब उसकी 1 और 2 जो वो फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन ये बनी होगी, ये ट्रेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसके लिए, अगर ये टूटेगी तो वो क्यों बड़ा टेंशन में हो जाएगा कि भाई अब शायद बाजार के बुरे दिन आने लगे हैं, क्यों वो यहां पर चिंता में था कि बाजार के बुरे दिन आने लगे हैं, भाई क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ना बहुत ज्यादा ऐसे एंगल पे है, इतने वीक एंगल पे है कि अगर ये टूटा तो बाजार नीचे जा सकता है, अगर हम जर्नल सी बात सोचें तो क्या होगा, अगर ऐसी फ्लैटिश एक ट्रेंड लाइन टूटेगी तो उसका मतलब होगा, जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं ये एक बॉटम था और ये एक बॉटम था, अब अगर ये टूट गया है तो उसका मतलब क्या है, एक लोअर बॉटम बनना शुरू हो गया, मतलब प्राइस अब नीचे जाने लगा है, डाउन ट्रेंड हो गया है, जब ये टूटी थी उसने ये नहीं कहा था कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, उसने कहा था कमजोरी आई है ट्रेंड में, बट अगर ये टूट जाता तो वो कहता भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, तो इस तरह से बहुत चीजें हैं जो वो ट्रेंड लाइंस के थ्रू कर सकता है, ट्रेड थोड़ी ले रहा है वो, सिर्फ ट्रेड नहीं ले रहा वो तो एक एनालिसिस कर रहा है, अपना ओवरऑल स्ट्रेंथ देख रहा है मार्केट की अलग अलग एंगल्स की लाइन बना के, और क्या कर सकता है वो ट्रेंड लाइन से, एक कई बारी क्या करते हैं लोग, एक लॉन्ग टर्म में अपनी ट्रेंड लाइन बना के रखते हैं और एक शॉर्ट टर्म में अपनी ट्रेंड लाइन बना के रखते हैं अलग अलग। यस अगेन एज आई सेड अनिरुद्ध, कि भाई ट्रेंड लाइन टूटेगी तो भी ट्रेडर्स रिमॉर्स वाली चीज सेम ही रहेगी, सो वी वांट, अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रहा है तो वॉल्यूम्स हाई होनी चाहिए, कंपैरेटिवली हाई होनी चाहिए, तभी एक जेन्युइन ब्रीच हम मान सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की, अगेन ट्रेंड लाइन ब्रीच भी वो होनी चाहिए जो बार बार मार्केट ओबे कर रहा था, तब ज्यादा अच्छा है। निहार
ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद टारगेट्स देखो, एक तो हम बाद में एक चीज समझेंगे एटीआर, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी चीज क्या होती है, कहीं पे भी टारगेट लेना हो, सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं। मान लेते हैं एक ट्रेंड लाइन ब्रीच ये हुआ था, है ना, ट्रेंड लाइन एक ये ब्रीच हुई थी, तो क्या किया करना, बड़े बड़े डिमांड और सप्लाई जोन्स मार्क करके रखा करो और उन्हीं को अपना टारगेट बनाया करो। ये नहीं काम आएगा। हाँ, तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रीच हुआ, ट्रेडर्स रिमोर्स का पीरियड खत्म हुआ, तुम्हारा पहला टारगेट होता ये, जो तुमने किसको देख के बनाया था, ये देख के बनाया था, जो पहले एक बड़ा डिमांड या सप्लाई जोन है। हमने समझा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट लेने के लिए बहुत काम आएगी, इनफैक्ट काम ही हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगी टारगेट्स लेने के लिए। अर्पित, अगेन गुड। आप इस समय जो हम देख सकते हैं मार्केट में, देखो वीकनेस है, ट्रेंड जहां से शुरू हुआ था उतना उतनी स्ट्रेंथ अब नहीं रही है ट्रेंड में। एक और चीज बड़ी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो एक, वी आर अबाउट टू मेक एन, वंस ये एन बन जाता है, आई थिंक अभी मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट इजीली गिरेगा, बट देखो क्या होता है। करंटली देखो स्ट्रेंथ नहीं है, काफी रीजंस हैं, देखो एक लोअर हाई बनाया है बाजार ने आजकल में, दिस इज नॉट गुड, दिस मींस स्ट्रेंथ जा रही है, हमने प्राइस एक्शन में समझा था। अब हमें ये देखना है क्या इस बार बेयर्स डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास आजकल इतना ज्यादा पैसा है, इतनी लिक्विडिटी है बाजार में, बाजार को गिरने दे नहीं रहे हैं इजीली। बट आई थिंक फॉर नाउ जहां मार्केट है, किसी कहते हैं ना एक बबल जो होता है, एक बबल है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये इस समय जस्टिफाइड नहीं है वैल्यूएशंस। इकोनॉमिक डेटा अगर आप देखें, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, माना मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, बट इट डजंट मेक सेंस, और बहुत जल्दी हम नीचे जाना ही पड़ेगा हमें। अभी के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने संभाला हुआ है मार्केट, तो कुछ कुछ नहीं कह सकते इस मार्केट में, ये मार्केट बाइंग का नहीं है। और टेक्निकली भी हमें कुछ चीजें अब दिखने लगी हैं, तो फंडामेंटल बात हो गई, अब लोअर हाई बना है, लेट्स सी इस बार क्या होता है, इस बार म्यूचुअल फंड फिर बचा के ले जाते हैं बाजार को, या इस बार नहीं हो पाता है। आई थिंक डिफिकल्टी है, ज्यादा है इस बार। पर्सनली आई एम शॉर्ट, बट आई वोंट टेल यू टू बी शॉर्ट, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि इस बार मार्केट का जो बिहेवियर है, हर नेगेटिविटी बाय करके चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। हर एक न्यूज बाय हो रही है, चाहे न्यूज कितनी भी नेगेटिव हो, बाइंग ही हो रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। सो मे बी बस बबल बड़ा ही बड़ा हुआ जा रहा है और कुछ नहीं। बट वैसे भी मार्केट्स में कहते हैं कि करेक्शंस होते रहने चाहिए, हेल्दी होता है, तो एक करेक्शन ड्यू है, और इस बार तो काफी बड़ा करेक्शन ड्यू है। एनीवे अभी करंटली एक एनालिसिस करेंगे एक साइड पर, क्योंकि वो मे बैच के साथ सेव्ड है, या वी शुड सिट ऑन साइडलाइंस सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ट्रेंड लाइंस यूज किए जाते हैं एक अंदाजा करने के लिए कि भाई ये ट्रेंड कहाँ से वापस कंटिन्यू कर सकता है, और कहाँ पर अगर वो टूटता है तो सोचने वाली बात है। इस तरह से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, अब ट्रेंड लाइन, है ना, वो ये आप पर है, ये सब्जेक्टिव है। एक कभी कभार, हाँ मैं बता रहा था आपको कि लोग एक लंबे समय की ट्रेंड लाइन बना के रखते हैं और एक छोटे समय की ट्रेंड लाइन बना के रखते हैं, जैसे कि खास करके इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं जिनकी लंबे समय पे होल्डिंग पड़ी है, उसने चलो ये तो डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल हो गया। अब मान लो आप थे डाउन ट्रेंड में, लंबे समय का ये डाउन ट्रेंड ही था, पर बीच में देखो ये अच्छी रैलीज थी, तो आप एक इस डाउन ट्रेंड लाइन के अंदर भी छोटे ट्रेड्स के लिए आपने एक अप ट्रेंड लाइन बना ली, जिस दिन ये ब्रीच हुआ उस दिन अपनी बुकिंग कर ली। या फिर आप शॉर्ट थे, मान लेते हैं आप शॉर्ट थे, इस एंगल पे शॉर्ट थे आप, आपने क्या किया, सेल किया, यहाँ पर क्या किया,
वापस बाय कर लिया, पर आप ओवरऑल एक लंबे डाउन ट्रेंड में ही है, एक बड़ी लाइन के हिसाब से, तो छोटे छोटी भी आप लाइंस बना सकते हैं, बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है बात। और ये सब्जेक्टिव चीज है, इसका कोई 2+2 वाला रूल नहीं है। कुछ लोग लो से बनाते हैं ट्रेंड लाइंस, कुछ लोग क्लोज से बनाते हैं ट्रेंड लाइंस। ये आपको एक असिस्टेंस के लिए है। पर ट्रेंड लाइंस के बिना काम करना बहुत ही स्टूपिड चीज है। आप करके देखेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा ट्रेडर्स रिमोर्स पीरियड। अब बात हो रही है इंडिकेटर्स की। एन इंडिकेटर इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू अ सिक्योरिटीज प्राइस एंड और वॉल्यूम फील्ड्स। द रिजल्ट इज अ वैल्यू दैट इज यूज्ड टू एंटिसिपेट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। नीचे देखो कुछ फोटो बनी हुई है, उस पे इंडिकेटर्स का नाम भी है। एक बॉलिंजर बैंड्स भी एक इंडिकेटर था, हमने अलग सेपरेटली किया, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। देखो बॉलिंजर बैंड्स भी कैसे कैलकुलेट होते थे, बॉलिंजर बैंड्स भी प्राइस को लेके ही कैलकुलेट होते थे। तो वो यही कह रहा है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो सिक्योरिटी की प्राइस या वॉल्यूम को देखकर कैलकुलेट किया जाता है, और जो वैल्यू निकलती है उससे एंटिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। इंडिकेटर में सबसे पहली चीज, और अगेन जस्ट लाइक ट्रेंड लाइंस वेरी अंडररेटेड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना काम नहीं हो सकता, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, ये हम बॉलिंजर बैंड्स में ही देख चुके हैं। बॉलिंजर बैंड्स में भी मूविंग एवरेज का ही बनता है मिडिल बैंड। तो ये कह रहा है मूविंग एवरेज इज द एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट अ गिवन टाइम व्हेन कैलकुलेटिंग अ मूविंग एवरेज यू स्पेसिफाई द टाइम स्पैन टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस। जिस तरह स्कूल में अपना मार्क्स कैलकुलेट करते थे, उसी तरह एवरेज कैलकुलेट करनी है प्राइस की। 10 दिन की मूविंग एवरेज देखनी है तो सम ऑफ प्राइसेस अपॉन 10 यानी कि पीरियड्स, इस तरह एक एवरेज निकल आती है। क्या है मूविंग एवरेजेस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? देखो मान लेते हैं विराट कोहली बैटिंग पे आया है, वहां पर नीचे उसका आईसीसी रिकॉर्ड लिखा आया, एवरेज में लिखा था 60। जो लोग विराट कोहली को जानते भी नहीं थे उन्होंने कहा भाई इसकी एवरेज 60 है, मतलब ऑन एन एवरेज एक मैच में ये 60 रन तो मार के जाता ही जाता है। देखते ही उन्हें अंदाजा हो गया, उन्होंने एवरेज देखा, उन्हें अंदाजा हो गया किस तरह का ये प्लेयर हो सकता है। ठीक है, अब 60, अब इसी तरह मान लेते हैं एक और प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या नॉर्मल बैटिंग करने आया, आईसीसी में की रैंकिंग्स में उसका एवरेज लिखी थी 23। 23 तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये बैट्समैन इतना अच्छा नहीं है, 23 रन की एवरेज है, ठीक ठाक है। बट तभी वहां लिखा आया हार्दिक पांड्या एवरेज इन चैंपियंस ट्रॉफी, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी ही चल रही थी, 6-7 मैच हो चुके टूर्नामेंट के, और वहां एवरेज लिखी थी 65। तो लोगों ने कहा कि अरे ये बैट्समैन तो इतना ठीक नहीं रहा है आज तक, बट लास्ट के 5-6 मैचों में इसकी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चैंपियंस ट्रॉफी में इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है परफॉर्मेंस, और इस तरह से वो बेट कर सकते हैं इस चीज पे कि आगे भी वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेगा। उन्हें देखते ही अंदाजा हो गया कि पहले लंबे समय से इतना इसके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, बट अभी अभी रिसेंटली जो अभी नियर, अगर हम बात करें पुरानी, उसमें इसकी बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस रही है। ये देखकर इसी तरह लोग क्या करते हैं, एवरेजेस देखते हैं प्राइस की लंबे समय की और छोटे समय की, और अंदाजा लगाते हैं। यानी कि एक जगह एक आदमी ने देखी 100 दिन की एवरेज, फिर उसने देखा पिछले 10 दिन की एवरेज, क्या हुआ 10 दिन की एवरेज पिछले 100 दिन की एवरेज से एकदम ज्यादा हुआ है, तो लोग कहते हैं भाई लंबे समय से शायद नीचे ही जा रहे थे, बट अभी पिछले 10 दिन में रिवाइवल आया है, तो मे भी आगे भी हम ऊपर जाएंगे। तो चलो टाइम करते हैं बाय करके, फिर आगे समझेंगे किस तरह यूजेस किए जाते हैं मूविंग एवरेजेस के। ये मूविंग एवरेज एक फोटो में दिखाई गई है, एक पिक्चर में दिखाई गई है, प्राइस है, प्राइस के साथ एक 25 दिन की मूविंग एवरेज प्लॉटेड है। ये एक लाइन जो है ब्लू कलर की, ये मूविंग एवरेज है, इस तरह से वो प्राइस के साथ चलती है। प्राइस के साथ ही चलना पड़ेगा, प्राइस पर ही आधारित है, बनी है। और 25 दिन की अगर लिए गए हैं एवरेज, तो मोर और लेस वो प्राइस के साथ ही चलता गया। और इस तरह हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज प्राइस के साथ ही घूमती रहती है। मूविंग एवरेज में सिस्टम वन जो है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, जब भी कोई मूविंग एवरेज टूटती है ऊपर से या नीचे से, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं।
जैसे कि 185 की 185 की मूविंग एवरेज थी, प्राइस 183 था। अब जैसे ही 185 ब्रीच होता है और प्राइस ऊपर जाता है, लोग बाय कर लेते हैं और कोई बस एक मूविंग एवरेज लगाई हुई है, उसी पर ट्रेड ले लिया जैसे ही प्राइस ने उस मूविंग एवरेज को काटा है। अब जैसे पहले हमने देखा इस पॉइंट पर एक मूविंग एवरेज है जो कटी है, तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा और वो चले गए होंगे सेल में सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग। और ये कह रहा है कि भाई मूविंग एवरेजेस में भी ट्रेडर्स रिमोर्स देखा जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। और क्या हो सकता है, और इसका ये फायदा और नुकसान बताता है इस सिस्टम का। ये कहता है कि देखो, जो मेरिट है मूविंग एवरेज सिस्टम का, वो ये है कि आप हमेशा सही जगह होंगे उस समय। मतलब अगर प्राइस ऊपर जाने लगा और एक लंबा ट्रेंड ऊपर की तरफ होता भी है, तो भाई मूविंग एवरेज को उसे तोड़ना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन। मूविंग एवरेज को बिना तोड़े वो ऊपर जाएगा कैसे? तो मोर ज्यादातर आप लोग सही जगह पर एंटर करेंगे, सही डायरेक्शन में एंटर करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड गया है तो उसे पहले मूविंग एवरेज तोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन फिर ये कह रहा है डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि आप हमेशा थोड़ा सा लेट बाय या सेल करोगे, और अगर ट्रेंड ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला तो आप लोग पैसा खोगे। कैसे? अब देखो, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज बिल्कुल प्राइस के साथ चिपक के नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलेगा। तो भाई उसे मान लो एक एंट्री मिलनी भी थी तो आपको लेट मिलेगी, क्योंकि जब तक जाकर वो उसे तोड़ेगा, क्या पता वो छोटी सी मूव खत्म भी हो गई हो और आप लोग पैसे हार सकते हैं अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा ट्रेंड। मूविंग एवरेज कटी, वापस नीचे आ गया, तो आप पैसे हारेंगे। दूसरा सिस्टम ये क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स का। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में एक से ज्यादा मूविंग एवरेज यूज की जाती है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटती है, ट्रेड ले लिया जाता है। जिस तरह हमने हार्दिक पांड्या की बात समझी कि लॉन्ग टर्म में उसकी एवरेज कम थी लेकिन लास्ट 5 मैचेस में एवरेज बहुत ज्यादा थी, उसी तरह का कुछ यहाँ किया जा रहा है। अब जैसे ये कह रहा है, बाय व्हेन 12 डे मूविंग एवरेज कट्स 20 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो, सेल व्हेन 12 डे मूविंग एवरेज कट 21 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव। एक लंबे समय की एवरेज है, एक छोटे समय की एवरेज है। मान लेते हैं 21 दिन की एवरेज कह रही थी 185 है प्राइस, और 12 दिन की मूविंग एवरेज क्या करती है, नीचे से जाकर 183, 184, 185, 186, 187 चली गई। हमने देखा भाई 21 दिन की मूविंग एवरेज नीचे रह गई है, 12 दिन की मूविंग एवरेज सडनली ऊपर आ गई है। तो ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक बाय सिग्नल है कि जाओ बाय करो, क्योंकि शायद अब तेजी आ रही है, आप इसका यूज कर सकते हैं, तो करें जाकर। मूविंग एवरेज वैसे काफी चीजों के लिए यूज होगी आगे आगे, अभी इस प्रेजेंटेशन में भी आई थिंक लिखा होगा मूविंग एवरेज। वरना जिस तरह ट्रेंड लाइन यूज होती है उस तरह भी मूविंग एवरेज यूज होती है कंटिन्यूएशन देखने के लिए, उस चीज की, क्या नाम है, ट्रेंड की। जैसे हमने बॉलिंजर बैंड में देखा है, मिडल बैंड को हम कंटिन्यूएशन टेक्निक जब हम यूज करते हैं मिडल बैंड की, तो मिडल बैंड एक मूविंग एवरेज ही तो होता है, और क्या होता है। तो देखो कितने अच्छे से वो कंटिन्यूएशन भी दिखाता है, ठीक, रिवर्सल भी दिखाता है। तो वहां हमने एग्जांपल देख लिया है कि मूविंग एवरेज किस तरह हेल्प करती है हमें। सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, नॉर्मली भी रोज बहुत हेल्प करती है हमें, कई बार स्टॉप लॉसेस लेने के लिए हेल्प करती है। क्या होता है, कुछ लोग बाय में होते हैं अगर, तो सिंपली वो क्या करते हैं, एक पास की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रख लेते हैं कि अगर इस मूविंग एवरेज को भी काट के चला गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई सौदे से। तो यहाँ मैंने 20 दिन की मूविंग एवरेज डाली है और देखा है कि मोर और लेस यहाँ पर जाके मुझे कंटिन्यूएशन दिखता है। इस मूविंग एवरेज पर जाके प्राइस क्या करता है, बाउंस करता है वापस। और एक मूविंग एवरेज मान लेते हैं 80 डेज की, बोथ कैन बी यूज्ड, बोथ कैन बी यूज्ड, एक्सपोनेंशियल कर लिया करो, सिंपल कर लिया करो, बात एक ही पड़ेगी आपको। अब जो सिस्टम 1 था, सिस्टम 1 क्या कहता था कि भाई एक जैसी मूविंग एवरेज कटती है वहां पे बाय कर लो। तो सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग सिंपली प्राइस ने मूविंग एवरेज काटी है, तो दिस इज अ बाय सिग्नल अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1।
और लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है लोग नहीं कर रहे, इतना इजी है करके पैसा कैसे बनेगा, लोग कर रहे हैं। और सिंपली वो पैसा इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा दिमाग ही नहीं लड़ाते, उन्होंने डिसिप्लिन अपना इसी रूप में देख लिया है, सिंपल मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड करते हैं और मोर और लेस सक्सेसफुल ही होते हैं। रीजन ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, रीजन ये है कि वो और कहीं दिमाग ही नहीं लड़ाते अपना, वो फालतू में डिसिप्लिन नहीं होते। तो ये सिस्टम वन है, सिस्टम वन का एक सेल सिग्नल यहाँ पर आया होगा, एक बाय यहाँ आया होगा। ये सिस्टम वन जो कहता है कि भाई मूविंग एवरेज कटी, सेल कर दो, मूविंग एवरेज कटी, बाय कर दो, ये सिस्टम वन है। अब सिस्टम टू का यूज कैसे किया होगा लोगों ने, जो सिस्टम टू यूज करते हैं उन्होंने एक और मूविंग एवरेज डाली होगी, मान लेते हैं 10 डेज, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज डालनी है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से काटा है, यहाँ उन्होंने बाय कर लिया होगा सिंपली। जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटा है, उन्होंने सेल कर दिया होगा। बाय, और अभी उन्होंने सेल नहीं किया होगा अगर वो सिस्टम टू पे ट्रेड करते होते। क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो भी इन मूविंग एवरेजेस का बहुत यूज करते हैं। अब उन्हें रोज बाय सेल तो करना नहीं होता, वो एक मोटा अंदाजा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर ने इस पॉइंट पर, या फिर थोड़ा और इन्वेस्टर, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा इन्वेस्टर ज्यादा दिमाग लड़ाते हैं अपने पैसे के लिए, तो उसने यहाँ पे कहीं अच्छी होल्डिंग इंक्रीज करी होगी अपनी, फिर वो बैठ गया होगा, उसने नहीं सोचा होगा, बाय किए शेयर या म्यूचुअल फंड में भी इनफैक्ट डाले पैसे। अब वो सिंपली क्या करेगा, जब तक ये मूविंग एवरेज लाइन प्रोटेक्टेड है नीचे वाली, वो बुक नहीं करेगा अपने प्रॉफिट्स। इस तरह से क्या है, वो रोज की ऊंच नीच से बचेगा और एक अच्छे समय पर, एक कॉन्फर्म टाइम पर अपनी सेलिंग करके बाहर निकल जाएगा। सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, इन्वेस्टर्स भी इस चीज का यूज करते हैं। और मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए। इंट्रा डे में काम कर रहे हो या पोजिशनल काम कर रहे हो, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके देखो एक बार। 10 चीजें आप मुझे बता दोगे आके कि सर जैसे वॉलिंजर बैंड है ना, वैसे ये भी इतनी कमाल की चीज है, इसकी इतनी नॉर्मल चीज लगती थी सर, लेकिन इसके बिना तो सर काम ही नहीं हो सकता, ये समझ आई हमें बात। इनफैक्ट मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ डैरिल गिप्पी जी का, इसमें भी मैंने डाला हुआ है आपके मेटा स्टॉक में। वो तो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ही उन्होंने सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे बनाया हुआ है। देखो ये, इसमें प्राइस नहीं आ रहा है, बट ऐसे ही देख लीजिए। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इतनी सारी मूविंग एवरेजेस का ही यूज कर रहे हैं इन्होंने लिटरली। डैरिल गिप्पी जी ने पूरा का पूरा मतलब ये जो सिस्टम बना है डैरिल गिप्पी के नाम का, पूरा मूविंग एवरेजेस पे ही बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल या मूविंग। तो सिंपल 40, 35, 30, 50 और ऊपर अलग वैल्यूज। तो हमें ये समझ आता है कि भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका भी बहुत यूजेस हो सकते हैं जो शायद हम नहीं करते। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ जाने के बाद हम लोग ऐसी छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज, वो फॉर इंट्राडे विच पैरामीटर्स आर गुड, फॉर इंट्राडे पैरामीटर्स विल बी, वेट अ सेकंड प्लीज। फॉर इंट्राडे आई वाज टेलिंग कि देखो जो आपको बॉलिंजर बैंड्स में बताए हैं वही पैरामीटर्स अच्छे हैं।
इंट्राडे में 20 डे की मूविंग एवरेज और यूज करके देख लो, 20 डे, 14 डेज, 20 डे तो काफी अच्छा कर देगी काम आपका मूविंग एवरेज में। क्या क्या कर सकते हो शुभम, मुझे बता देना आप, एक बार आप एक मूविंग एवरेज लाइन डालना, फिर आप पूरे दिन ऑब्जर्व करना कि मैं क्या क्या कर सकता था इस मूविंग एवरेज लाइन के साथ। क्या सिर्फ ट्रेड ही करना जरूरी था मुझे जब वो टूटी, या और भी 10 चीजें थी जो मैं कर सकता था? यानी कि अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता था। कैसे होल्डिंग बढ़ा सकता था? अप ट्रेंड में बैठा था, बाय करके बैठा था, एक मूविंग एवरेज थी मेरी, मान लेते हैं 10 थी, बार बार प्राइस उस मूविंग एवरेज पर जाके वापस बाउंस करता था, तो मैं हर बार मूविंग एवरेज पर जब प्राइस जाता था वहां पे होल्डिंग इंक्रीज कर लेता था अपनी, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर होल्डिंग इंक्रीज करता था, आगे बढ़ता था। राइट? मूविंग एवरेजेस बहुत चीजों के लिए यूज होंगी। फिर मुझे आप ये देख के बताना स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज कर सकते हो। एक मूविंग एवरेज लगाना जो मूविंग एवरेज उस पर्टिकुलर ट्रेंड में टूटी नहीं है अभी तक, जहां पर प्राइस नहीं जाता, ज्यादा पास नहीं जाता उसके, थोड़ी दूर से ही वापस लौट जाता है, उस मूविंग एवरेज को पकड़ के बैठ जाना कि भाई ये टूट गई तो मैं निकल जाऊंगा, तो मैं नहीं रुकूंगा इस ट्रेड में, प्रॉफिट बुकिंग करके मैं निकल जाऊंगा। मूविंग एवरेजेस काफी सारे सिस्टम्स में आगे भी हम देखेंगे यूज होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, बट इंडिकेटर्स काफी ज्यादा बेस्ड हैं मूविंग एवरेजेस पे। एक मूविंग एवरेज पर सबसे ज्यादा कॉमन बेस्ड इंडिकेटर जो है MACD है या MACD है। आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी करके देखा होगा। ये कुछ नहीं है, ये सिस्टम 2 ऑफ मूविंग एवरेज ही है। आई होप सेशन नंबर 3 जो आप लोगों ने देखा है उसमें लास्ट में आपने देखा होगा मैंने MACD पकड़ के समझाया था। क्यों समझाया था? क्योंकि हमें वो नहीं बनना जो टेक्निकल इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली डाल के बस शुरू हो गया है कि भाई इस इंडिकेटर पे रीडिंग आती है तो ऐसा ही होना है। ऐसा कभी नहीं होता, वो मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। तो गलती भी लग सकती है हमें कुछ डिसीजन लेते हुए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ एक आध इंडिकेटर्स ऊपर ऊपर से कि ये काम कैसे कर रहे हैं, जिससे कि हम एक व्यू बना सकें इन इंडिकेटर्स के बारे में। तो MACD क्यों मैं मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जैक्टली सेम बात है। The MACD is calculated by subtracting a 26-day moving average of a security from a 12-day moving average. The result is an indicator that oscillates above and below zero. MACD above zero is bullish, MACD below zero is bearish. भाई देखो, ये जो MACD है ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या, चलो लगा के देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं है क्या। और लोगों को मैंने बात करते सुना भाई MACD आ गया, ये हो गया, वो तो अलग ही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। सिग्नल लाइन की बात अभी करेंगे क्या होता है। भाई देखो सिंपली MACD क्या है, एक लंबे समय की मूविंग एवरेज और एक छोटे समय की मूविंग एवरेज को वो कंपेयर कर रहा है, जो हमने सिस्टम 2 सीखा। अभी देखते हैं कैसे मूविंग एवरेज लगाते हैं। MACD जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड MACD है वो किस किस रीडिंग से बनता है? अभी हमने पढ़ा है 26 डे और 12 डे, है ना? यही लिखा था ना कि एक 26 डे की मूविंग एवरेज और एक 12 डे की मूविंग एवरेज को कंपेयर कर रहा है मैकडी। अब तो 26 डे की मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म हो गई और 12 दिन की मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म हो गई। तो चलो लगा के देखते हैं, एक 26 और एक मैंने लगा दी 12। 12 का रंग बदलते हैं, ब्लू करते हैं। ये क्या कहता है? जब भी एक 12 दिन की मूविंग एवरेज एक 16 दिन की मूविंग एवरेज को, एक 28 दिन की मूविंग एवरेज को काटेगी, तब क्या होगा? बाय होगा। कैसे होगा? ये कह रहा है कि हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 26 दिन की मूविंग एवरेज और 12 दिन की मूविंग एवरेज को। क्या मतलब है इसका सब्ट्रैक्ट करने का? 26 दिन की मूविंग एवरेज खड़ी है 15 रुपए पे, 12 दिन की मूविंग एवरेज खड़ी है 14 दिनों पे, नीचे है। तो वैल्यू क्या हुई इस समय? जीरो से नीचे। अब क्या हुआ? 12 दिन की मूविंग एवरेज 15 हो गई और 26 दिन की मूविंग एवरेज भी 15 हो गई। डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। अब 12 दिन की मूविंग एवरेज क्या हो गई? 16 हो गई। 26 डे की मूविंग एवरेज 15 ही है।
क्या हुआ 1। तो बेसिकली वो कह क्या रहा है, एक शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने नीचे से काट दिया लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को, एमएसीडी पॉजिटिव हो जाता है, 0 से ऊपर आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन ही वो है। जैसे कि यहां पर मैं वर्टिकल लाइन डाल देता हूं, यहां क्यों डाली है, क्या हुआ है यहां पर, मेरी जो ब्लू लाइन है क्या है वो, शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज, उसने क्या किया है, लाल वाली मूविंग एवरेज को ऊपर से काट दिया है। ऊपर से काटते समय इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो एमएसीडी क्या होगा, 0 हुआ होगा ऊपर। ये जो ब्लू कलर की लाइन है बीच में, ये 0 दिखा रही है, 0 दर्शा रही है एमएसीडी में, ये 0 पे खड़ा है। जैसे जैसे वो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज और ज्यादा गिरती गई लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज से, एमएसीडी और ज्यादा माइनस में जाता गया, यहाँ पर बेयरिश हो गया था वो। सिंपल सी बात, कुछ नहीं था और बस यही था, एक शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने काटा और ये बुलिश हो गया। देखो यहाँ पर ये 0 से ऊपर गया, बुलिश हो गया, यहाँ पे क्या हुआ था, क्रॉस ओवर हुआ था। तो सिंपल सी बात है, ये एमएसीडी है। अब एमएसीडी में एक और चीज ऐड कर देते हैं बस ये लोग, इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, एक सिग्नल लाइन, जो हम ये देख सकते हैं। सिग्नल लाइन क्या है, सिग्नल लाइन क्या करती है, उस एमएसीडी की वैल्यू को ही, ये मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे सेशन नंबर 3 में, उस लाइन को जो एक डिफरेंस है बड़े लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का, उसी का एवरेज ले लेती है वो लाइन। मतलब क्या हुआ, वो अंदाजा लगाती है कि अब वो जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर है वो होने वाला होगा। ठीक, 9 दिन की मूविंग एवरेज ऑफ एमएसीडी लगा दी। अब इसने सिग्नल कब दिया, इसने सिग्नल दिया फॉर एग्जांपल यहां पर, इसने एमएसीडी का जो ऑटोमेटिक सिग्नल आता है ना, सेल कर दो, एक यहाँ पे सेल सिग्नल आया होगा, क्यों, प्राइस ने तोड़ दिया उस इंडिकेटर के मूविंग एवरेज को। मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 9 दिन से या 9 पीरियड से जितनी तेजी थी उस इंडिकेटर में, अब उतनी तेजी नहीं रही, मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस कम होने लगा है। हालांकि अभी तक क्रॉस ओवर नहीं आया, क्रॉस ओवर कब आएगा, जब एमएसीडी 0 होगा, तभी तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इक्वल टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होगी। लेकिन इस सिग्नल लाइन की मदद से वो पहले ही हमें सिग्नल दे रहा है कि शायद अब जाके नीचे क्रॉस ओवर होने वाला है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसके सिग्नल पे ट्रेड लेते हो या फिर तब ट्रेड लेते हो जब एक्चुअली में क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर होगा जब वो 0 तोड़ के जाएगा। हमारे मेटा स्टॉक में क्या है, हमारे मेटा स्टॉक में एक एक्सपर्ट एडवाइजर है, यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर जी बड़े अच्छे हैं, बड़ी मदद करते हैं हमारी। यहाँ पे देखो MACD है, मैंने अटैच किया, क्लोज किया, ये मुझे खुद ही बाय या सेल सिग्नल यहाँ लिखे दे देता है। देखो नीचे बुलिश बेरिश लिखा आ रहा है, ये कब दे रहा है सिग्नल, कोई मैजिक है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दे रहा है ना एक सेल सिग्नल। ऊपर देखो हमने क्या देखा था, वहां पर मूविंग एवरेज जो MACD का था उसके अकॉर्डिंगली इसने अंदाजा लगाया कि शायद अब ये नीचे जाए और एक क्रॉसओवर हो जाए, जो हुआ नहीं। ये चाहता था, ये सिग्नल नीचे जाने का नहीं दे रहा था, सिग्नल कह रहा था कि अब क्रॉस ओवर होने वाला है। क्रॉस ओवर कोई नहीं हुआ। क्रॉस ओवर कब हुआ, इस सिग्नल पे हुआ होगा क्रॉस ओवर। यहाँ पे देखो है एक सिग्नल है सेल का, क्रॉस ओवर कब होगा, अब देखते हैं क्रॉस ओवर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ सेल सिग्नल है और यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हो गया, मेरी छोटे दिन की मूविंग एवरेज ने लंबे दिन की मूविंग एवरेज को काट दिया। ठीक, बड़ी ही नॉर्मल सी चीजें होती हैं और ये मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स। अब इतने सारे गलत भी तो हुए ये सिग्नल्स, उसका क्या, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। अब वही ये बता रहा है कि a 9-day moving average of MACD not of security price is usually plotted on top of MACD indicator. This line is referred to as signal line. The signal line anticipate the convergence of two moving averages. वो कह रहा है वो signal line एंटिसिपेट करता है कि कब जाके वो दोनों मूविंग एवरेज की लाइन मिल जाएंगी एक दूसरे से, बस वही है सिग्नल लाइन, यही है पूरा MACD। अदर यूजेस ऑफ मूविंग एवरेज,
देखो मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे थे, उसी मूविंग एवरेज से एक एमएसीडी इंडिकेटर निकल गया। अभी कह रहा है और जो यूजेस हैं वो एसएल के लिए हो सकते हैं, टारगेट्स के लिए हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। कंटिन्यूएशन कैसे, जैसे हम बॉलिंजर बैंड में देखते हैं मिडल बैंड कंटिन्यूएशन के लिए। रिवर्सल कैसे, जब उस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया तो रिवर्सल हो सकता है। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होल्डिंग्स, जैसे मैंने बात करी एक मूविंग एवरेज है जहां से हमेशा बाउंस करते हैं, वहां पर हम चाहते हैं कब ट्रेंड में बाय करें, राइट। टारगेट्स भी कई लोग मूविंग एवरेजेस की हेल्प से रखते हैं। स्टॉप लॉसेस तो ऑलमोस्ट सभी लोग मूविंग एवरेजेस की हेल्प से रखते हैं। क्या सेशन नंबर 3 में आप लोगों ने एमएसीडी समझा था पेपर पे, जो मैंने समझाया था उसका रीजन यही था कि समझ आए इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। क्या अभी तक हम क्लियर हैं? ये सिंपल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस क्या हैं, क्या हम क्लियर हैं अभी तक इस सब में? एक और बड़ा कॉमन इंडिकेटर है, क्या है वो? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। आरएसआई आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी करके देखा होगा, ज्यादातर यूज किया होगा जब वो 70 पे था तो उसे सेल कर दिया, 30 पे था तो बाय कर दिया, और आधे से ज्यादा समय निराश ही हुए होंगे। The RSI is a momentum indicator developed by noted technical analyst Wells Wilder that compares the magnitude of recent gains and losses over a specified period to measure speed and change of price movement of a security. The RSI is a price following oscillator that ranges between 0 and 100. Traditionally, the RSI is considered overbought when above 70 and oversold when below 30. RSI is equal to 100 minus 100 upon 1 plus RS, where RS is equal to average gain of up periods during the specified time frame, average loss upon average loss of down period during the specified time frame. RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये क्या है? प्राइस को फॉलो करते चलेगा, यानी कि यूजुअली हम देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई ऊपर जा रहा होगा, प्राइस नीचे जा रहा है तो आरएसआई नीचे जा रहा होगा। क्यों? इसकी देखो कैलकुलेशन होती है। अब कैलकुलेशंस में तो मैं नहीं घुसने वाला, बट बेसिक सी बात बता देता हूँ। जैसे आर एस जो लिखा है ना, 1 + RS, नहीं, ये वो आर एस नहीं है, खुश मत हो। ये आर एस जो है ना, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की गई है? इन्होंने बस पिछले कुछ दिन, यानी कि हमने 14 पीरियड डाला मूविंग एवरेज, ठीक, वो 14 पीरियड डाला हमने पैरामीटर में, तो पिछले 14 दिन में जितने दिन, यानी कि मान लेते हैं आज 10 रुपए पे एक प्राइस, एक चीज क्लोज हुई है, कल 11 रुपए पे हुई है क्लोज, तो एक दिन में गेन कितना किया है उसने? 1 रुपए किया है, ठीक। ऐसे ही एक दिन 14 दिन पे बंद हुई है, अगले दिन 13 दिन पे बंद हुई है, तो क्या किया उसने? एक दिन में 1 रुपया खोया है। तो ये पिछले 14 दिन में जो गेन है और जो लॉस है उसका एवरेज निकालती है और उसे डिवाइड कर देती है एक दूसरे से। यानी कि पिछले 14 दिन में अगर 10 एवरेज गेन रहा, 5 एवरेज लॉस रहा, तो 10/5 = 2। 2 जो होगा आर एस होगा। आर एस को फिर डाल देते हैं वो एक फॉर्मूला में, जहां से हमें एक वैल्यू मिलती है जो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करती है। अब अगर पिछले 10 दिन की एवरेज में एवरेज गेन 10 है, पिछले 10 दिन का एवरेज लॉस 5 है, तो सुन के हमें क्या पता चल रहा है भाई? कि पिछले 10 दिन में बाइंग हुई है ना ज्यादा, तभी तो एवरेज गेन ज्यादा है, एवरेज लॉस कम है ना? इसी तरह एवरेज लॉस नीचे बढ़ने लगा अगर, तो आरएसआई की पूरी वैल्यू वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि आरएस यूज कर रहे हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ। फिर क्या होगा? नीचे की तरफ जो एवरेज लॉस है वो बढ़ रहा होगा, तो मोर और लेस वो एवरेज गेन और एवरेज लॉस से इफेक्ट हो रहा है आरएसआई। एक फॉर्मूला ये क्यों है? जिससे कि हम उसे 0 से 100 के बीच में देख सकें, इजी बनाने के लिए। जो जैसे ऑसिलेटर बनाते हैं ना, ऑसिलेटर क्या होता है? जो दो वैल्यूज के बीच में घूमता रहता है, एक पेंडुलम की तरह घूमता है, कभी ऊपर वहां एक पेंडुलम एक राइट में ऊपर तक जाएगा, फिर वापस लेफ्ट में ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वापस राइट में ऊपर की तरफ जाएगा, होता रहता है ऐसे। तो इस तरह का इंडिकेटर डेवलप किया गया है।
अच्छा जी, तो सर इसका फायदा क्या है? अगर हमें पता ही है कि क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो छोड़ो फिर क्या लगाना है इसे, हमें तो दिख रहा है वो चीज। तो देखो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। टॉप्स एंड बॉटम्स, द आरएसआई यूजुअली टॉप्स above 70 and bottoms below 30. It usually forms these tops and bottoms before the underlying price chart. Underlying क्या होता है? जिस चीज से एक चीज वैल्यू डिराइव करती है, उसके लिए वो अंडरलाइन क्या है? जिस चीज से वो प्राइस अपनी डिराइव कर रही है। यानी कि जैसे फ्यूचर ऑप्शन में हम देखते हैं, फ्यूचर की वैल्यू हम देखते हैं निफ्टी में 9600 है। नॉर्मल जो असली निफ्टी की वैल्यू है वो 9580 है। तो 9580 तो हमने समझा कि भाई कैसे ये वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स ओवरऑल इस समय कैलकुलेट करके ये आया है। बट फ्यूचर की वैल्यू कहाँ से आई है? फ्यूचर के अंदर कोई शेयर्स हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग आई है क्या? नहीं। फ्यूचर कहाँ से डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू? उस स्पॉट प्राइस से, जो निफ्टी का असली प्राइस है। तो फ्यूचर के लिए अंडरलाइन क्या हुआ? एसेट या अंडरलाइन क्या है? वो निफ्टी का स्पॉट। उसी तरह ये कह रहा है कि मतलब अंडरलाइन का मतलब ये है, अंडरलाइन आरएसआई या किसी भी इंडिकेटर के लिए अंडरलाइन होता है प्राइस, क्योंकि वो प्राइस से ही अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तो आरएसआई कह रहा है, ज्यादातर देखो ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आरएसआई 70 पे पहुंच गया है, इतना ऊपर पहुंचा है। इतना ऊपर कब पहुंचा होगा? जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि पिछले इतने दिनों में एवरेज गेन ज्यादा होगा, तभी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो ये कहता है जब 70 के आसपास आ जाता है ना, तो कहने लगते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, ओवर बॉट है ये तो। और उसी तरह जब वो 30 तक गिर जाता है, तो लोग कहने लगते हैं ये ओवर सोल्ड है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ये कह रहा है कि ज्यादातर प्राइस अभी टॉप या बॉटम नहीं किया होता, लेकिन इंडिकेटर पहले ही टॉप या बॉटम कर चुका होता है आरएसआई। ये एक फायदा बताता है। दूसरी चीज, चार्ट फॉर्मेशन, जो अभी हमने कवर नहीं किया है। आरएसआई ऑफन फॉर्म्स चार्ट पैटर्न सच एज हेड एंड शोल्डर और ट्रायंगल्स दैट मे और मे नॉट बी विजिबल ऑन प्राइस चार्ट। ये कह रहा है कि जिस तरह प्राइस में आप पैटर्न्स देखते हो ना, अभी जो हमने कवर नहीं किए, करेंगे, वही पैटर्न्स आप इंडिकेटर में भी देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे थे एक दिन, आई थिंक, कि हेड एंड शोल्डर्स हल्का फुल्का हमने देखा था एक दिन, कि हेड एंड शोल्डर प्राइस ने बनाया है। तो ये कह रहा है कि भाई आरएसआई जैसा इंडिकेटर भी पैटर्न्स पकड़ने के काम आता है। इंडिकेटर पे भी जो पैटर्न बन रहे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है। वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए तो मतलब रिवर्सल हो सकता है, इस तरह की बातें। ये कह रहा है कि चार्ट फॉर्मेशन भी है उसमें। फेलियर स्विंग्स, दिस इज वेयर द आरएसआई सरपासेस द प्रीवियस हाई और फॉल्स बिलो अ रीसेंट लो। एन बना दिया ऊपर की तरफ आरएसआई ने, एन बना दिया नीचे की तरफ आरएसआई ने। ये भी काम का है। जिस तरह प्राइस को देखा जाता है, उसी तरह इस इंडिकेटर को भी देखेंगे। एन बनाया नीचे की तरफ आरएसआई ने, बेरिश हो गई बात। एन बनाया ऊपर की तरफ आरएसआई ने, बुलिश हो गई बात। सपोर्ट रेजिस्टेंस, द आरएसआई shows sometimes more clearly than price themselves level of support and resistance। क्या हुआ? एक टाइम पर आरएसआई 50 आया, वापस ऊपर गया, नीचे प्राइस भी ऊपर गया होगा, फिर प्राइस और आरएसआई दोनों नीचे आए। इस बार क्या हुआ? फिर से आरएसआई 50 पे रुक गया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो एक तरह से आरएसआई सपोर्ट कहाँ ले रहा है? 50 पे ले रहा है, ठीक है। आगे जाके क्या हुआ? कभी आरएसआई फिर 50 पे आया, प्राइस को हमने देखा वहां पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं था, लेकिन आरएसआई को हमने देखा, भाई आरएसआई जहां पे है ना, वहां पे ये सपोर्ट लेके जाता है। आरएसआई आरएसआई सपोर्ट लेके जाने का मतलब है अब प्राइस वापस बढ़ेगा, तभी तो आरएसआई वापस ऊपर जाएगा। तो वो कह रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस तरह प्राइस में देखते हो, उसी तरह इंडिकेटर में देख सकते हो, आरएसआई में देख सकते हो। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेटर्स में। इस पर हम डिस्कशन अलग से करेंगे, पर डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दिखाऊंगा भी एक एग्जांपल, बट हम डिस्कस बाद में करेंगे। आज डिस्कस्ड अबव, डाइवर्जेंस अकर व्हेन द प्राइस मेक्स अ न्यू हाई दैट इज नॉट कंफर्म्ड बाय अ न्यू हाई इन द आरएसआई। प्राइस यूजुअली करेक्ट एंड मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ आरएसआई। बेसिकली डाइवर्जेंस क्या है, हमने पहले सेशन की पीपीटी में भी देखा था कि इंडिकेटर कई बार दिखाता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, प्राइस कहता है नहीं मैं ऊपर नहीं जा रहा। आरएसआई कब ऊपर बढ़ेगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि एवरेज गेन बढ़ेगा, वो ऊपर जाएगा। क्या हुआ? आरएसआई तो ऊपर जाया जा रहा है, आरएसआई 70 से 75 चला गया, 70 से 75 चला गया, लेकिन प्राइस नहीं, एक्चुअली ओवर बॉट में गया है। तो हम नीचे का एग्जांपल लेते हैं। आरएसआई क्या हुआ? 70 से 65 गिर गया। प्राइस प्राइस 100 रुपए पे था, 100 पे ही रह गया, या 102 पहुंच गया। अब 102 पहुंचा है, तो आरएसआई को ऊपर जाना चाहिए ना।
असूलन। क्यों? क्योंकि वो जाता ही प्राइस के साथ ही, चलता ही प्राइस के साथ है। पर आरएसआई नीचे गिरा हुआ है, प्राइस वही है या ऊपर है। तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंस है इंडिकेटर और प्राइस में। ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे, टैली नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ना कुछ लोग रिवर्सल देखते हैं कि भाई इंडिकेटर डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मतलब वो होने वाली अनहोनी बता रहा है एडवांस में कि ऐसा होने वाला है। लेकिन डाइवर्जेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइवर्जेंस पर हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे कि डाइवर्जेंस हुआ और हमने ट्रेड ले लिया, क्योंकि डाइवर्जेंस ज्यादातर एक अप ट्रेंड में आपको दिखेगी, एक डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगी। तो डाइवर्जेंस पर सौदा नहीं ले लेना कि डाइवर्जेंस दिख गई चलो सेल कर दो ट्रेंड खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। डाइवर्जेंस दिखी है, उसके बाद कोई रिवर्सल पैटर्न या कोई और तुम्हारी स्टडी कह रही है रिवर्सल है, तब तुम कर सकते हो। कंफर्मेशन जरूरी है, डाइवर्जेंस पे ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस लंबे समय तक कई बार होती ही रहती है बाजार में। ये देखते हैं आरएसआई क्या बला है। देखो कुछ लोग ना बहुत ज्यादा इस तरह काम करते हैं कि भाई ओवर बॉट हो गए तो सेल करना शुरू कर देते हैं, वो सही नहीं है। फिर भी अगर करना ही है ट्राई, तो एक अच्छा तरीका क्या होता है इस टाइम पे सेल करने का या बाय करने का, एक पॉइंट रखो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट रखो, जैसे कि आरएसआई ये ऊपर लगा दिया मैंने आके, ठीक है, आरएसआई है ये ऊपर, ज्यादातर प्राइस के साथ चलता है। क्या करो, अब देखो ओवरबॉट कब होता है, 70 के ऊपर। ओवरबॉट का मतलब तो बेचना ही हुआ, अब कि इतना खरीदार खरीद चुके हो तो अब बेचो। लेकिन यहाँ बेचने से अच्छा देखो, क्या आप तो यहाँ पर ही बेच सकते थे, है ना, यहाँ भी बेच सकते थे। ओवरबॉट तो रहा आरएसआई बहुत टाइम तक, क्या फायदा हुआ, है ना। इससे अच्छा ये है एक हाईएस्ट पॉइंट रखो। आरएसआई जहाँ काफी टाइम तक उस पॉइंट तक नहीं गया, यानी कि मान लेते 85 आरएसआई नहीं जाता, ओवरबॉट तो 70 के ऊपर ही हो गया, लेकिन 85 आरएसआई हमने देखा कि यार ये तो एक ही बार गया है। तो आप ट्राई करो कि अगर उल्टा ट्रेड लेना ही है ओवरबॉट में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे लो आरएसआई के, कि 85 पे अगर आ गया आप वापस तो ले लो। तो आपको पिछला डेटा देखना होगा कि पहले कब हाईएस्ट पॉइंट क्या बनाया आरएसआई ने। उसके सिवा बहुत रिस्की है आरएसआई, अगर आप 30 और 70 की रीडिंग के हिसाब से सौदे ले रहे हो। निहार डेफिनेटली अभी अगला मैं एक एक्साइड का चार्ट खोलने वाला हूँ, उसमें हम देखेंगे आरएसआई और बॉलिंजर बैंड कैसे हमने देखा। उसमें हमने एक आरएसआई डाइवर्जेंस पकड़ा था मे बैच में, एक्साइड हमने सेल किया था 222 रुपए पे। खैर ये कुछ चीजें देख सकते हैं हम, आरएसआई ओवर बॉट और ओवर सोल्ड इस तरह बीच में घूमता है, ओवर बॉट 70 के ऊपर, ओवर सोल्ड 70 के नीचे। डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस देखो, ये देखो यहाँ भी एक डाइवर्जेंस ही दिख रही है मुझे। हालांकि डाइवर्जेंस पे मैं एक अलग से टॉपिक चाहता हूँ। हालांकि प्राइस भी नीचे है, तो ये डाइवर्जेंस टेक्निकली नहीं है, ये है टेक्निकली पूरी डाइवर्जेंस देखो। क्या हुआ है इन दोनों पॉइंट पे, प्राइस हाई है 9532, हाई क्या है 9709। आरएसआई को देखो, लेकिन जब 9500 समथिंग पे था तब आरएसआई काफी ऊपर था 73, लेकिन 9700 तक गया भी, तब भी आरएसआई कहाँ है अब 72। तो ये चीजें जो होती हैं, ये इसे डाइवर्जेंस कह रहे हैं हम, कि इंडिकेटर और प्राइस एक दूसरे से एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, टैली नहीं कर रहे हैं। अब एक देखो बहुत अच्छी चीज, डाइवर्जेंस देखो ज्यादातर ना टॉप्स और बॉटम्स पे काम आएगी, हमेशा ही आएगी इनफैक्ट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन वाला बॉटम। इसको हटाओ, मैकडी को हटाओ, ये देखो
क्या हुआ था, प्राइसेस नीचे जा रहे थे, यहाँ क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है प्राइस, दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर निफ्टी ऑलमोस्ट इक्वल जगह पर है। आरएसआई को देखो, डाइवर्जेंस में है, क्या है ये, बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं इसे, आगे हम समझने वाले हैं। प्राइस वही है, आरएसआई कह रहा है चलो ऊपर, ऊपर की सैर शुरू करो, दिस इज अ डाइवर्जेंस। और देखो ये बॉटम्स और टॉप्स पे ही काम आएगी डाइवर्जेंस, इसी के लिए इसका यूज होता है। डबल बॉटम साफ बन रहा है यहाँ पे चार्ट में, लेकिन ऊपर डाइवर्जेंस दिख रही है साफ आरएसआई में, दिस इज अ गुड सिग्नल, दिस इज अ बुलिश सिग्नल कि आगे आगे प्राइस अब ऊपर जाना शुरू कर सकता है। जिस तरह, एक और बात, जिस तरह हम लोग प्राइस को देखते हैं, कुछ लोग ये छोटे छोटे यूज नहीं करते, उसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर की भी होती है। ये क्या है, डिमांड जोन इंडिकेटर का, ये भी एक डिमांड जोन है इंडिकेटर का। इंडिकेटर आया यहाँ पर, डिमांड जोन पर डिमांड मिली, डिमांड जोन पर डिमांड मिली, पिछले डिमांड जोन पर डिमांड मिली, टूट गया, अब एक नया डिमांड जोन बना के चला गया है इंडिकेटर, वो यहाँ है। तो मान लो अगर ये भी टूट गया, कितने सारे तुम्हें सिग्नल मिल गए कि मार्केट नीचे जा सकता है। देखो आरएसआई ने ये डाइवर्जेंस, ये डिमांड जोन तोड़ दिया, फिर यहाँ पर लोअर हाई बन चुका है ऑलरेडी, ठीक, पर हमारे पास बॉलिंजर बैंड जिंदाबाद, बॉलिंजर बैंड में जब तक नहीं दिखाएगा हम मानेंगे ही नहीं, हालांकि बॉलिंजर बैंड में भी तब तक आ जाएगा रिवर्सल। तो अभी ये प्रोटेक्टेड है, अकेला लेवल आरएसआई का यहाँ पे, उसके सिवा जो लेवल्स थे वो तो तोड़ ही चुका है बाजार। और क्या तरीके थे आरएसआई के, फेलियर स्विंग्स वही हो गया, टॉप बॉटम और चार्ट फॉर्मेशन। चार्ट फॉर्मेशंस तो हमने अभी नहीं करे हैं, देखो पर जो भी करना है ध्यान ये रखना है, ये इंडिकेटर्स हैं भाई, इनकी रीडिंग्स पर इतना ज्यादा सिंपल सी वो चीज नहीं करनी कि बाय कर रहे हो 30 पे, सेल कर रहे हो 70 पे। पर मान लो आपको एक रिवर्सल दिखा, बाजार नीचे जा रहा है, आप मानते हैं अब रिवर्सल का समय है, तो वहां पे ये चीजें आपको एक असिस्टेंस देती है। आपने देखा आरएसआई 25 या 20 पे पड़ा है, आपने कहा भाई देखो मुझे भी लग रहा है बाय करना है, ओवरऑल भी मार्केट ओवर सोल्ड है, तो देन इट कैन बी अ गुड डिसीजन। बट ये नहीं, आपने देखा आरएसआई 25 है, अरे ओवर सोल्ड, तो चलो मैं जाके बाय करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपकी स्टडी को असिस्टेंस के लिए काम आनी चाहिए चीजें, ठीक। ज्यादातर जो रीडिंग्स हैं, जो अगर सच में कोई रीडिंग माननी है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा रीडिंग, उतना ज्यादा ओवर बॉट या ओवर सोल्ड की रियलिटी दिखेगी तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मंथली चार्ट में देखो, मंथली चार्ट में 80 पे आरएसआई था, कह सकते हैं भाई ओवर बॉट था वहां, मंथली चार्ट कह रहा है, मंथली चार्ट कुछ कह रहा है तो भाई कुछ सही बात है, ये नहीं कि रोज रोज वो वहां रहता है। मंथली चार्ट में इस पॉइंट पर 40 था, नीचे की तरफ काफी सोल्ड था, ठीक है, मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, एक ऊपर। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा वो चेंज करते रहेंगे, इतना ज्यादा वो चेंज करेगा अपने आप को। एब्सोल्युटली शुभम, डाइवर्जेंस इन मंथली चार्ट्स, वो तो है ही, देखो डाइवर्जेंस पे तो हम जी ही रहे हैं। एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक साइड, नो ये तो गलत वाला है, देखो एक साइड में शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को छोड़ के बाकी सारी चीजें देखो,
क्या था, हमारी बॉलिंजर बैंड्स में इसने थोड़े हमें सिग्नल देने शुरू किए थे जब ये मिडल बैंड को तोड़ के नीचे जाने लगा था। ठीक। दूसरी चीज, हमारी ट्रेंड लाइंस को भी इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया था, दोनों। ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया। अगली ट्रेंड लाइन क्या बनाते हम, बन ही नहीं सकती थी। अब देखो यहाँ से तो नीचे ही चला गया, एक लोअर टाइप बॉटम है। ट्रेंड लाइन का कुछ फायदा नहीं है अगली ट्रेंड लाइन का लेवल बनाने का। और क्या हुआ है, इसने यहाँ पर आरएसआई पे हमें हेड एंड शोल्डर्स से कुछ पहले एक डाइवर्जेंस दिखाई थी। ये देखो डाइवर्जेंस। उसके बाद हम लोगों ने इसे रेडार पे रखा था, वॉच लिस्ट पे रखा था। हमने सिंपली क्या किया था, बॉलिंजर बैंड्स लगा लिए थे, ट्रेंड लाइंस लगा ली थी। फिर आगे आगे जाके बॉलिंजर बैंड्स में भी उसने थोड़ा सिग्नल दिया जब वो मिडल और लोअर बैंड पे चलने लगा एक साइड। ट्रेंड लाइंस टूट गई थी। अब हमने क्या किया, हेड एंड शोल्डर्स में हम करते हैं नेकलाइन बना ली कि जिस दिन नेकलाइन ब्रीच होती है उस दिन हम सेलिंग करेंगे। और अभी तक ठीक ही रहा है। इसने लो बनाया था 212 रुपए का और नेकलाइन है इसकी 222 रुपए पे। अभी अकेली चीज प्रॉब्लम क्या कर सकती है, RSI 36 है, ओवर सोल्ड कंडीशन है। बट आई डोंट थिंक कुछ जरूरी है कि 36 आ गया तो अब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ये गलत बात है, इसको फॉलो करना सही बात नहीं होगी। अभी और ज्यादा नीचे जा सकते हैं। हालांकि एक साइड में हमने इतनी ज्यादा स्टडीज क्यों लगाई, ट्रेंड लाइन भी लगाई, बॉलिंजर भी लगाई, ये भी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड में था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हमें काफी ज्यादा रीजंस चाहिए होते उसे बेचने के लिए। करंटली हमारी बॉलिंजर स्क्वीज होके भी बेयरिश एक्सपेंशन में गई है, सो वी आर प्रिटी हैप्पी विद द ट्रेड ओवरऑल। एक और जगह पकड़ा था हमने, नहीं ये हेड एंड शोल्डर्स है। एक और जगह RSI पकड़ा था हमने, आप लोगों ने बॉलिंजर बैंड्स कर लिया है, राइट? कौन पूछ रहा था आजकल का मार्केट? खैर ये मेरा जो चार्ट NFT का है, अपने बॉलिंजर बैंड्स भी लगा के देखो क्या चल रहा है आजकल। क्या हो गया चार्ट? ये सब लाइंस छोड़ो, जिन लोगों ने बॉलिंजर बैंड्स करे हैं वो मुझे ये बताओ क्या चल रहा है आजकल। राइट। देखो निफ्टी का चार्ट है ये, बॉलिंजर स्क्वीज में है हमारा। जितना हमने करा है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्क्वीज हुआ है, मिडिल बैंड भी टूटा है। अब हमें देखना है किस तरह से आगे, किस तरफ एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ये इस चीज पे हमें नजर रखनी है कि एक्सपैंड कहाँ करेगा। नहीं शुभम, यूज नहीं करी है मैंने, बनाई है। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मैं कुछ काम आपको और देने वाला हूँ।
जिन लोगों ने लाइव डेटा के लिए बोला है उन वो तो ठीक है, बट जिनके पास लाइव डेटा नहीं है फिर भी अभी के लिए प्रैक्टिस नहीं रोकना चाहते, गूगल फाइनेंस पर जाओ, बहुत अच्छा है, लाइव काम करता है, बहुत अच्छा करता है। नीचे देखो टेक्निकल्स में जाना, 2 मिनट 5 मिनट कैसा भी आप देख सकते हैं। नहीं अर्पित, 14 नहीं 20 डालेंगे डेली चार्ट्स पर। बॉलिंजर बैंड से देखो नीचे पीरियड है, बेसिक इंडिकेटर्स जो अभी तक हमने समझे हैं वो इसमें हैं। ठीक है, क्या करना, लाइव में जाके देखना। तुम ईओडी पे कर सकते हो, बट आई वांट कि तुम लाइव में थोड़ा बहुत एक्शन उस इंडिकेटर का देखो। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? क्यों है ये सब इम्पोर्टेंट? देखो RSI यहाँ लिखा हुआ है, लगा देना। 10 दिन का एवरेज है ये, 14 दिन का डाल देना। RSI ज्यादातर 14 दिन के एवरेज को, 14 दिन के पीरियड या 14 पीरियड लेकर कैलकुलेट किया जाता है। बट कुछ लोग 25 और 9 भी यूज करते हैं, कुछ लोग 11 यूज करते हैं, बट 14 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। RSI नीचे देखो आ गया। ठीक है, प्राइस के साथ साथ तुम यहाँ पे एनालाइज करना किस तरह ये मूव कर रहा है। लाइव में 2 दिन काम करते ही समझ जाओगे। और क्या देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोई भी डाल सकते हो। 20 दिन की है ये, 50 दिन की डाल दी। ठीक है, देखो क्या क्या किस तरह से इन इंडिकेटर्स का कुछ अच्छा काम निकाल सकते हो तुम। RSI है, बॉलिंजर बैंड्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, ये आपको आता है। MACD भी आपको आता है। MACD क्या है, क्यों है, कैसे बना, जानते हैं आप लोग। 12 दिन, 26 दिन, और इसने ये सिग्नल लाइन का भी पीरियड पूछा हुआ है। CCI नहीं आता आपको, ये नहीं आता। 1 2 3 4 5, 5 इंडिकेटर हैं यहाँ पर जो आपको समझ आते हैं, उन्हें लाइव मार्केट में डाल के देखो। बॉलिंजर बैंड्स को लाइव मार्केट में डाल के देखो। ठीक है, पहली चीज समझ आई? पहली चीज यस लिखो अगर करोगे तो। यस 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 यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बेसिकली ऑल आई वांट इज कि आप लोग उस चीज को देखना शुरू हो जाओ। वो खुद समझ आ जाएगा कि भाई RSI इतनी बार 70 पे जाता था, क्या फायदा होता वहां सेल करके, लॉस होता। ट्रेड मत करना, उस चीज को देखना बस। यस यस लिख के भेजो करोगे तो। नहीं लिखोगे तो फिर नहीं करोगे तुम लोग। दूसरी चीज, ये है पहला काम। दूसरी चीज बोलूं मैं? भाई कहाँ है सब, कहाँ है सब? बलविंदर जी, निहार जी, वेयर आर यू? अनिरुद्ध जी, बताएं। एक काम और, वो तो हो गया लाइव मार्केट का काम। एक काम और है, वो जरूर कर लेना। और कुछ नहीं तो वो जरूर कर लेना। स्पीड बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग आगे। सबसे बड़ा काम बॉलिंजर बैंड्स का ही है अभी तक, आपको वो सेशन देखते रहो जितना देखना है। लेकिन ये वो काम है जो हमें अब भी सोने से पहले करना है। ज्यादा ही पैशनेट है तो सुबह उठ के भी करना है। भाई मैं तो पूरा दिन ही करता रहता हूँ। मैं तो फोन पे बात करते हुए भी करता था, खाना खाते हुए भी करता था। आप पर है, आप कितना करना चाहेंगे। economictimes.indiatimes.com खोलें, स्टॉक गेम। मे बैच में मैंने बोला था शुभम मुझे पक्का है कि ना तुम तो करते ही नहीं कभी इस काम को, तुम घूमते फिरने में लगे रहते हो। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स और indiatimes.com पर जाके स्टॉक गेम खोलेंगे हम एक। ये सब कुछ है आपके लिए अगले कुछ दिन के लिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना चाहो करो। असली स्टॉक्स जो हैं, असली स्टॉक्स का ये सब दिखाया जाता है। ये मतलब जो सामने एक्शन तुम नेक्स्ट डे करोगे, डेली चार्ट्स हैं, और ये एक असली शेयर के हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नीचे वॉल्यूम्स हैं, ऊपर देखो क्या क्या है, RSI लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो, MACD, मूविंग एवरेज लगा सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस बनाओ। और क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब
अपनी स्टडीज लगाओ, शुरू हो जाओ नेक्स्ट डे। बाय या सेल करना है करो, नहीं करना मत करो, प्रैक्टिस करते रहो कि भाई देखो वहां पे मेरी ट्रेंड लाइन टूटी थी, मैं सेल में आ गया हूँ। फिर कैंडल स्टिक्स अभी हमने कवर नहीं किए। कैंडल स्टिक्स करे होते तो यहाँ पे देखो एक हैमर बनाए, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं तुम्हें लिटरली खेल के दिखा रहा हूँ कि तुम में से किसी का इंटरेस्ट हो जाए इस चीज में और वो इसे खोले एक बार जाके। इसके ऊपर अपनी चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये लो जी बना दी सप्लाई जोन। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। ट्रेडर्स रिमोर्स, ट्रेडर्स रिमोर्स, बुल ट्रैप। एन बना दिया। इससे हमें क्या पता चलेगा, ओवरऑल जो भी पास्ट में रहा है चीजें, पास्ट के बारे में काफी पता चलेगा हमें। देखो अच्छी वॉल्यूम से प्राइस ऊपर जाने लगा है थोड़ा बहुत, और हर चीज के एंड में ये हमें बताएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक था जिसपे आप अभी काम कर रहे थे। तो इतनी अच्छी चीज है, देखो क्यों नहीं इसका यूज करना, इतना यूजर फ्रेंडली और क्या होगा। ठीक है, समझ गए कहां पर है, क्यों है, क्लियर है। 50% तो यही तुम्हारा टेक्निकल जो रहेगा ना, एक तुम बनाओगे अपना शार्प करोगे, 50% ये छोटा सा गेम ठीक कर देगा। बलविंदर जी इसमें स्टॉक नहीं ऐड करना, ये आपको कोई भी स्टॉक देता रहेगा, कोई भी स्टॉक देता रहेगा, जो भी उसको अच्छा लगेगा, कुछ दिन उस पे कराएगा, बंद हो जाएगा, वहां लिखा आएगा भाई ये तो एसबीआई था 2014 इस दिन से लेके इस दिन तक, अब अगला स्टॉक खोल दिया, फिर उसको करेगा, बाद में बताएगा ये क्या था। बहुत अच्छा है, कमाल है। सीक्रेट ही ये रहेगा आधा आपके जीवन का। और जिसने ये खेल लिया, रोज भी नहीं 2 दिन छोड़ के भी, मुझे नहीं लगता वो किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से कम है उसके बाद, क्योंकि है ही वो इतनी कमाल की चीज। रियल टाइम पर आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं एक गेम की तरह। पीछे चलाया है गाना और शुरू हो गए। आर कॉम, आर कॉम में क्या देखना है अर्पित? और डेली डेली चार्ट कह रहे हैं आप? हम्म। यस, यस इट डिड। देयर इज सो मच लोन, सो मच लोन। भाई अगला विजय माल्या बनने वाला है हमारा, अनिल अंबानी कैसी बात कर रहे हो आप? बहुत जल्दी विजय माल्या का हाल होने वाला है इसका।
यस यस। नो, इवन आर कैप, I remember R cap being at 2500, 2700. सब में बहुत डेट है, लैंड कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, पावर। बस डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। और पीछे का देखते हैं। 2008, ₹850। शुभम कह रहा है 2018 में ₹8 का मिलेगा सर ये। ठीक है, ये बताओ आगे कुछ करवाना है आज? मेरे हिसाब से बॉलिंजर बैंड्स पर ध्यान दो जरा, आगे बढ़ते जाओगे, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ते जाओगे। इंट्रोडक्शन तुम्हारी कुछ नई चीजों से हुई है आज, ठीक। अच्छा 29 को, यस यस डेफिनेटली। अच्छा 29 को जो है मैं सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल डालूंगा, लाइव नहीं करेंगे आप। 29 का जो आपका सेशन है, यानी कि अगला सेशन होगा लाइव नॉर्मली, उसके जो अगला सेशन है वो आपका रिकॉर्डेड होगा और उसमें पूरा सॉफ्टवेयर रिलेटेड होगा वो। मतलब बेसिक आप इंडिकेटर, वैसे तो मुझे पता है आप समझ ही गए हैं जिन लोगों का चल गया है, बट सब कुछ एक बार बता दूंगा मैं, कैसे इंडिकेटर डालना है, कैसे एक्सपर्ट एडवाइजर चलाना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, और साथ साथ फिर आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, राइट। ये जो लोग बिल्कुल नए हैं, ये शुरुआत का ही समय है, थोड़ा चार्ट्स पे काम करते रहो साथ साथ, फिर थोड़ी बड़ी चीजें शुरू हो जाती हैं तो फिर समझ नहीं आता इंसान को कि अब कैसे मैं कवर अप करूं। ठीक है, और कोई डाउट या और कुछ डिस्कस करवाना चाहते हो तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, यू वेलकम। अच्छा जिसको लाइव डेटा भी चाहिए, मैंने लिखा था, मुझे बता देना टाइम से, सो दैट आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज श्योर होके ही करना, बिकॉज ये मेरे पर नहीं है, आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे भी मैं पेमेंट के लिए कभी नहीं कहता हूँ, जो हो जाता है उससे चलने ही लगते हैं, बट ये चीज मेरे हाथ में नहीं होगी। मुझे डेटा आपका परचेज ही करना पड़ेगा, तभी मैं आपको आगे दे सकता हूँ। तो ऐसा ना करना कि पहले हाँ फिर ना, फिर वो फालतू में किसी के भी काम नहीं आएगा, वेस्टेज अच्छी बात नहीं है। तो बी श्योर, और देन उसके बाद टाइम से ले लेना डेटा। डेटा तो देखो जरूरी है ही, इसमें तो कोई वो है नहीं दो सवाल। अर्पित ये सब मैं व्हाट्सएप पर बता दूंगा।
चलिए देन। और आई थिंक मैंने किसी को कनेक्ट करने के लिए बोला था आफ्टर द सेशन सॉफ्टवेयर के लिए। कृष्णा जी आपको बोला था? ठीक है, तो आप एक काम करें, मुझे व्हाट्सएप पर अपना टीम व्यूअर पासवर्ड और आईडी भेज दें जल्दी से, ये सेशन खत्म हो गया है। यू गाइस टू हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर।